होते हैं और शेयर करते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन, व्हाई यू बिकम ट्रेनर, एंड what was your basic goal, and either it was accidental or by chance or you really planned it? So please हमें बताएं ये दिलचस्प स्टोरी। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच मिस्टर अली फरहान साहब, आपने इनवाइट किया फॉर दिस टॉक एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट आपने जो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है फॉर वुमेन, ताकि औरतें जो हैं वो एम्पावर्ड हो सकें। सो हैट्स ऑफ टू यू। जी, अली साहब, कुछ ऐसा ही है कि इट वाजंट इट्स समथिंग जो एक अल्लाह की तरफ से एक जर्नी होती है हर एक की, और जो लिखा होता है वही होना होता है। मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूं पहले। मैं कुछ और करना चाहती थी, और मेरे वालिदैन जो थे वो चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो हम्म। बचपन से ही हमारी ये चीज थी कि फैमिली में दो या तीन जो एक कैटेगरीज डिसाइड कर दी गई होती हैं कि आपने या तो डॉक्टर बनना है लड़की ने, या फिर आपने टीचर बनना है। और लड़कों के लिए या डॉक्टर या इंजीनियर का ही एक हाँ ऑप्शन, ऐसे ही। तो थर्ड कुछ होता नहीं था। तो हाँ जी। हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसा ही था कि या तो आपने डॉक्टर बनना है या फिर आपने सीएसएस करना है, और हम्म। दोनों ही चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट उस वक्त नहीं था। सो जब ये आया तो फिर इट वाज समथिंग कि मेरे वालदैन ने कहा कि तुम साइकोलॉजी कर लो। ठीक है, डॉक्टर के बहुत करीब एक होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो हम्म। डॉक्टर के करीब करीब चला जाता है। सो दे वांटेड मी टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट। हम्म। द मोमेंट आई joined the I would say university, I fell in love with the field. मुझे कभी पता ही नहीं था कि ह्यूमन माइंड कैसे फंक्शन करता है, या बिहेवियर्स कैसे हम स्टडी करते हैं, या एक इंसान जो आपको लग रहा है जो आपके सामने है वो चल कैसे रहा है, उसके अंदर की दुनिया क्या है। तो जब ये मैंने डिस्कवर करना स्टार्ट किया तो फिर वो वहां से 2011 से फिर वो जर्नी कभी रुकी नहीं। और गई तो मैं बाय फोर्स थी इस फील्ड में, लेकिन शौक आपका फिर खुद ही हो जाता है, और फिर आपको मेंटोर्स ऐसे मिलते हैं जो आपको ट्रेन करते हैं टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। Okay, so basically you started psychology. Yes, I am a psychologist. I'm also an NLP trainer, neuro linguistic programming trainer, hypnotherapist, and now a soft skill trainer too. So I wear a lot of hats. लेकिन यही होता है कि अगर आपका दिल है किसी चीज में तो तभी आप एक्सेल कर हाँ जी। सकते हो। जी। तो मैम ये डिफरेंस बताइए कि एनएलपी और ये जो नंबर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस आ गई साइकोलॉजी की, जिस तरह कॉग्निटिव होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है, सो एनएलपी बेसिकली क्या डील करते हैं एनएलपी स्पेशलिस्ट? बिल्कुल। एनएलपी स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो से आपका, आप समझ लें कि हमारे व्यूवर्स हैं अगर सुन रहे हैं तो उनको बहुत आसान लफ्जों में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे फंक्शन करते हैं। न्यूरो इज योर फाइव सेंसेस। आपका माइंड और आपकी पांच सेंसेस, यानी देखने की सलाहियत, आपके महसूस करने की सलाहियत, आपके स्मेल करने की सलाहियत, टेस्ट करने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, ये आपके पांच दरवाजे अल्लाह पाक ने बनाए हुए हैं। और इन दरवाजों के ही थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके अंदर की दुनिया में जाती है, यानी आपके माइंड में जाके वो प्रोसेस होती है। सो एनएलपी एक्चुअली डील्स विद द कम्युनिकेशन दैट वी हैव विद आवरसेल्व्स। हम जो खुद अपने साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जो हमारे इंटरनल डायलॉग्स होते हैं, एंड ऑल्सो द कम्युनिकेशन दैट वी आर हैविंग विद अदर पीपल। तो इसके अंदर हम बिहेवियर्स को भी देख रहे होते हैं, हम इसके अंदर लैंग्वेज पैटर्न्स को भी देख रहे होते हैं, थॉट पैटर्न्स को भी देख रहे होते हैं, हम वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम्स, इमोशंस, हर चीज को देख रहे होते हैं। और आपका जो क्वेश्चन पहले था कि क्या डिफरेंस होता है, आई वुड से कि एनएलपी इज अ प्रैक्टिकल फील्ड। इट्स लेस थ्योरी बट मोर प्रैक्टिकल। सो आपका इट्स वेरी फास्ट पेस्ड, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक रिजल्ट्स रहते हैं, और आपके जो है टू द पॉइंट हम प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं, जो सोल्यूशन पे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सो दैट्स समथिंग अबाउट एनएलपी। ओके, गॉट इट। सो मैम, व्हाट वर द चैलेंजेस जब आपने स्टार्ट किया आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, जब आप फील्ड में आई? तो कोई मुश्किलात आपको लगी हो, या लोगों के बिहेवियर से समटाइम आप लोगों को तो बहुत सारा के लोग मिलते हैं और उनके साथ आप इंटरेक्ट करना होता है, मेल फीमेल सब तरह के। सो उस हवाले से चैलेंजेस, और एज अ फीमेल डिड यू फील एनी डिफिकल्टी अबाउट दिस?
अली, मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि जब तक मैंने एनएलपी नहीं किया हुआ था, ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ने मेरी लाइफ एक्चुअली बदली है। इससे पहले मुझे यही महसूस होता था कि आई एम द विक्टिम, विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टांसेस, विक्टिम ऑफ द एनवायरनमेंट, विक्टिम कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, विक्टिम के लड़कियों को मौके नहीं मिलते। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। लेकिन जब मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स किया फॉर माय फर्दर डेवलपमेंट, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इस फील्ड में आई, तो मैंने दुनिया को नए नजरिए से देखना स्टार्ट किया। मुश्किलात क्यों नहीं आती, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किलात के आगे हल भी अल्लाह ने रखे हुए हैं। होता क्या है कि जैसे ये मैंने एक चश्मा पहना हुआ है, बहुत दफा हमें ये चश्मा हमारा जो है वो खराब हुआ होता है, धुंधला हुआ होता है, तो हमें पूरी दुनिया जो है वो धुंधली नजर आ रही होती है। हमें लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो धुंधली है और सारी चीजें हमें नजर नहीं आ रही होती अपॉर्चुनिटीज। बट अगर इस चश्मे को आप उतार के इसको जरा साफ करके आप फिर पहनो तो आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। सबसे पहली जो मुश्किल उस टाइम पे मुझे महसूस हुई, जो अब नहीं होती, वो ये थी कि थोड़ा सा ऐसा है कि जब हम साइकोलॉजी कर लेते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, तो पाकिस्तान में, ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ क्योंकि बाकी दुनिया में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में ये होता है कि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ज्यादा थ्योरी बेस्ड है। स्पेसिफिकली मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ कि थ्योरीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारी फील्ड प्रैक्टिकल है, हमने काम जो है वो क्लाइंट्स के साथ करना है, जीते जागते इंसान के साथ करना है, जिसके मसले भी हैं, जिसके मसाइल भी हैं। तो आपको जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज उस तरीके से नहीं दी जाती, तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारा सीजीपीए से सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि वो हमें इंटरव्यू के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हमारा सीजीपीए अच्छा है ऑन द पीस ऑफ पेपर। लेकिन उसके बाद जब हमसे सवालात पूछे जाएंगे, जब हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप इस शख्स के साथ काम कर सकते हो, तो हमें वो शायद उस तरह नॉलेज ना हो। तो ये सबसे पहली जो मुझे थी कि मुझे मुझे लगता था, और ये है भी, कि प्रैक्टिकल नॉलेज उस तरह नहीं थी, जिसकी वजह से जब भी आप जाते हो कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो वो मुझे उस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल हम्म। पाती। सेकंड जो मुझे लगता है कि अवेयरनेस की बहुत कमी है अभी भी, अली फरहान साहब। और अवेयरनेस की मैं इस तरह कमी कहूंगी कि मेंटल हेल्थ, हम फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जी फिजिकल हेल्थ का तो हमारा ये होता है कि हमारा जरा सा सर दर्द होता है तो हम जी कभी ये दवाई ले रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, बुखार होता है तो डॉक्टर के पास जी। चले गए, और हम जो है वो एडमिट होने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ हमें बहुत प्यारी होती है। लेकिन जो एक चीज निग्लेक्ट हमारी बार बार हो रही होती है, वो हमारी मेंटल हेल्थ है, जिसपे बहुत कम बात होती है। और इस पे लोग बात करना चाहते भी हैं, नहीं भी चाहते, क्योंकि वो एक टैबू भी एसोसिएटेड है कि अगर आप मेंटल हेल्थ के जो टॉपिक है उसके ऊपर बात कर लो, तो होता यही है कि वो कहते हैं आप पागल तो नहीं है। ठीक है, पागल कुछ भी नहीं होता। मतलब मैं लोगों के अंदर ये चीज डेवलप करनी होती है कि डिसऑर्डर्स, जिसको हम डिसऑर्डर्स कहते हैं, क्लिनिकल डिसऑर्डर्स, वो टोटली एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, उनको जरूर अद्वियात की जरूरत है, उनको मेडिकल अटेंशन की, साइकोलॉजिकल अटेंशन की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम मैं, आप, हम सब रोजमर्रा की जिंदगी से गुजरते हैं, तो क्या नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती हमें? क्या हमारे इमोशंस जी। जो हैं वो इरेगुलेट नहीं होते, हमें ऐसा गुस्सा ही है। नहीं आता? सो ये चीजें जो हैं, ये इसके ऊपर बहुत कम बात होती है, जिसकी वजह से अवेयरनेस कम है, और अवेयरनेस की वजह से जो है वो थोड़े से चैलेंजेस जरूर आ रहे होते हैं। ऐसा ही। और इसके साथ साथ ये जो आपने अवेयरनेस की बात की, लेकिन आई थिंक इन माय एक्सपीरियंस 5 to 7 years लास्ट, बल्कि इन सालों में काफी अवेयरनेस आ भी की। आपका बहुत सारे लोग जाते हैं, स्पेशली हमारे मीडिया पे तो ऑलमोस्ट साइकोलॉजिस्ट का रेगुलर सेशंस टीवी पे हम देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी आ गए। लेकिन ये इसमें एक थोड़ा सा ये भी चीज़ है कि हमें उसमें भी मेच्योरिटी की ज़रूरत है। अभी अभी वो मेच्योर नहीं बिल्कुल, हुआ उस तरह से। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल। लेकिन बात तो हमारी हो रही है, लेकिन उस तरह से। यस, यू आर राइट कि अभी काफ़ी सारी चीज़ों में गुंजाइश की अभी ज़रूरत है, और वो पूरे करने की भी ज़रूरत है। सो इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा मैम कि व्हाट यू थिंक के हमारे
माशरती तौर पे भी और स्पेशली हमारे एक स्पेसिफिक एज में। बट आई थिंक कि मैंने ज़्यादातर इश्यूज देखे हैं जो अपने एक्सपीरियंस में, ऑब्जर्वेशन में, कि टीन एज में चूँकि आप घर के माहौल से भी और बाहर के माहौल से भी बच्चे हमारे और बच्चियां खास तौर पे वो अडेप्टिव हो रही होती हैं, तो उस एज में इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। उनको पर्सनल स्पेस भी चाहिए होती हैं, और फिर हमारा कुछ रिलीजियस इम्पैक्ट भी होता है फैमिली का। तो ऐसी सारी सिचुएशन में व्हाट यू थिंक कि हाँ कैसे डील करना चाहिए, और स्पेशली फीमेल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सवाल से? जी। मिस्टर अली, सबसे पहली बात तो ये कि जो टीन एज की एक ये जो उम्र होती है, यानी कि 12 साल से जब बच्चा स्टार्ट होता है, बेशक लड़का हो लड़की हो, और ये 19 साल तक जाती है, ये बहुत ही एक सेंसिटिव एज ग्रुप है। इसके अंदर बच्चा बहुत से डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजर रहा होता है, वो हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहा होता है, जिस्मानी चेंजेस से बहुत गुजर रहा होता है, जिसका इम्पैक्ट उसके इमोशंस पे भी पड़ता है, उसके बिहेवियर पे भी पड़ रहा होता है। खास तौर पे बच्चियों की अगर मैं बात करूं, तो बच्चियों के लिए ये है कि माँ बाप को उस टाइम पे, बच्ची हो या बच्चा हो, दोनों का सिंपल एक ही चीज है, दोनों एक ही तरीके से ही Yeah. गुजर रहे होते हैं, एक ही प्रोसेस से। उस टाइम पे माँ बाप के एजुकेट करना बहुत जरूरी है। हम्म। बहुत दफा तो ये होता है कि हम भी उसी एज से गुजरे होते हैं, लेकिन जब हम वालिदैन बनते हैं तो हमें लगता है कि ये बच्चा क्यों टेंट्रम्स शो कर रहा है, बच्चा क्यों जो है वो चिड़चिड़ा हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो है उसको अभी भी बच्चा ही समझ के बैठे हुए हैं। अभी भी हम उसको वही वो स्पून फीडिंग कर रहे हैं जो चाइल्डहुड में करते थे, बच्चा छोटा होता था, माँ बाप के लिए तो कभी भी बच्चा बड़ा नहीं होता, लेकिन स्टिल हम उसको वो स्पेस नहीं दे पाते। तो इस टाइम पीरियड में बच्चों को थोड़ी सी स्पेस दें, थोड़ी सी, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है कि बचपना भी चला गया होता है और अभी अडल्टहुड पूरे तरीके से नहीं या आया या होता है, क्योंकि पूरा जवानी भी नहीं आई होती और बचपना भी नहीं होता, तो वो बीच की एक स्टेज है। इसके अंदर सबसे पहली टिप मैं ये देना चाहूंगी कि वालदेन को, माओ को खास तौर पर, हम्म। बच्चियों को एजुकेट करना चाहिए। एजुकेट किस चीज के ऊपर करना चाहिए कि जो भी एक जिस्मानी तौर पे जो चेंजेस आ रही हैं, जिस तरह बाप जो है अपने बेटे के साथ बैठे और उसको बताए, इसी तरह माँ को बैठना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए। उसके साथ साथ जो एक और चीज के ऊपर खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को बार बार बच्चों की तरह मत टोकें, उनके दोस्त बन जाएं। वो एज ऐसी होती है कि जिसके अंदर बच्चा जो है वो बाहर से जो है वो अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस एज में माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ उस तरह सख्ती ना करें, उनके दोस्त बन जाएं, उनको दोस्त बन के सिखाएं। उनको हम जो होते हैं, एक और आपको चीज बता रही हूँ, हम हमेशा बच्चों को ना 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 कहते रहते हैं, ये तुमने ये नहीं करना, लेट नहीं आना, बाहर नहीं जाना, कपड़े ऐसे पहनने, ये करना है, बैठना ऐसा, उठना ऐसे, एक पूरी लाइब्रेरी उनके दिमाग में बनी होती है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो ऑटोमेटिकली बच्चा चिढ़ेगा ना कि क्यों एकदम से। मैं पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती थी, मेल फ्रेंड्स के साथ, मैं बाहर जाती थी, मैं दुपट्टा नहीं लेती थी, लेकिन एकदम से अम्मी अब्बू दोनों ने जो है पाबंदियां लगा दी हैं। सो पाबंदी जब आप बच्चे के ऊपर लगाते हो, तो वो हमेशा रिबेलियस बन जाता है, वो या हमेशा जो है वो रेजिस्ट करता है चेंज को। आपको ये चाहिए कि अगर आपने उसको एजुकेट करना है तो साथ में बताएं भी कि क्यों आप उसको स्टॉप कर रहे हो, क्यों आप उसको ये चीज जो है वो अडॉप्ट करने को कह रहे हो। सो ऑलवेज गिव अ रीजन फॉर सेइंग नो टू समबडी। तो वो बच्चा फिर समझता है, और आप उसको जो है एक्सपोजर खुद दे सकते हैं, उसको साथ लेके जा सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द टिप्स जो माँ बाप को उस टाइम पे करनी चाहिए। ओके। और की पॉइंट्स में मैम ये बताएं कि जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए। आया ऑल्दो ये एक मेरा बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है, लेकिन और हर इंसान पे वेरी करता है गुस्सा आने का। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, कि मेरा ख्याल है कि हम अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन हो तो अपने रिएक्शन को मैक्सिमम कंट्रोल करने की कोशिश करें। बट स्टिल व्हाट यू से, गुस्सा है तो क्या करना चाहिए, और फिर अपना भी बताइए कि आपको आता है तो क्या करें। बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे हमेशा अली साहब, ये सवाल जो है कभी भी जहां भी जाती हूँ तो ये सवाल बहुत ही एक हॉट बर्निंग सवाल होता है कि गुस्सा आए और वो स्ट्रेस की फीलिंग हो तो उसको कम कैसे किया या जाए।
देखिए, एक एक तो तरीका ये होता है कि आपने एक प्रॉपर जो जिस वजह से गुस्सा आ रहा है उसको एक्नॉलेज तो करें। हम्म, हम कहते हैं कि मैं हमेशा इस चीज को कोट करती हूँ कि हमें जो है वो अगर इस्लाम में सिखाया गया है कि गुस्से को पी जाओ, तो हम जो है वो आधा मतलब लेते हैं और आधा फिर हम छोड़ देते हैं कि हाँ पीना ही है, गुस्सा दबा ही देना है। या तो हम बहुत हम्म, एकदम से फट जाते हैं, या फिर हम जो है उसको दबा देते हैं। तो इस्लाम में ये है कि उस टाइम पे अपने आप पे काबू रखो, लेकिन उस चीज को लेटर ऑन आप एड्रेस जरूर करो कि ये सही था या गलत था। तो गुस्से का इमोशन बुरा नहीं है, ये एक अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल आप में एक इमोशन है जो अल्लाह की तरफ से है। नाउ अब जब वो ज्यादा होना शुरू हो जाए, बात बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाए, वो एक डिस्ट्रक्टिव चीज है। उसको कंट्रोल करने का ये है कि सबसे पहले तो जिस तरह इस्लाम में भी कहा है कि अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो खड़े हो जाओ, यानी कि अपनी स्टेट को चेंज करते हैं। इसके पीछे एक साइंस है। जब आप अपनी स्टेट को चेंज करते हैं, फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं, तो एक शिफ्ट आता है आप में, आप उस चीज से हट जाते हैं। सेकंड ये है कि अगर आपके अंदर इस उस टाइम पे ये कैपेसिटी है कि उस जगह से आप थोड़ा सा हट जाओ, तो जरूर कर लो। कभी कभी हमारे आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं डॉक्टर अली साहब, हमारा जो है वो आर्गुमेंट्स में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर जो है वो अगली तरफ से भी उसी तरह हमें रिएक्शंस आ रहे होते हैं और हम भी गुस्से में बोल रहे होते हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके आप उस जगह से एग्जिट कर जाओ, गो फॉर अ वॉक, 15 मिनट्स की वॉक ले लें, 10 मिनट्स का वॉक ले लें, पानी पीने चले जाएं, लेकिन उस जगह से एग्जिट कर दें, तो आपका गुस्सा कम हो जाता है। अब इसके पीछे मैं ये क्यों कह रही हूँ, हमारे इमोशंस का जो है वो जो एक होता है ना कि आपका मेंटल पैरालिसिस जिसको कहते हैं, तो एक हमारे जब हम इमोशन जो राइज पे होता है उसकी एक विंडो होती है जिसको कहते हैं 10 सेकेंड्स विंडो। 10 सेकेंड की विंडो में आपका इमोशन सबसे पीक पे होगा। अगर आप वो उस विंडो को गुजार लें समझदारी से, या, अक्लमंदी से, तो आपका इमोशन कोई भी हो, सैडनेस हो, एंगर हो, फियर हो, वो डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाता है, अगर आपने उसको कोई भी जो है वो टूल नहीं दिया, उसको फ्यूल नहीं दिया उस टाइम पे। तो जो 10 सेकेंड की विंडो होती है, इसके अंदर डिफरेंट वेज होते हैं। आप जो है अपनी गिनती जो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये कर सकते हैं। ये एक वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैं सारों को बोलती भी हूँ। एक और चीज हो सकती है कि इसको आप जो है कि पहली जो 5 चीजें आपको रूम में नजर आ रही हैं, आप उसको देखना स्टार्ट कर दें। तो आप गिने कि अच्छा मेरे रूम में मेरे इर्द गिर्द कौन सी चीजें हैं। सो 5 चीजें जो आपको नजर आ सकती हैं, पंखा नजर आ सकता है, एसी या, नजर आ सकता है। और अपने आप से बोलें भी कि अच्छा फर्स्ट पंखा, दूसरा ये, आपके माइंड में ये चीजें हो रही होंगी। जो चीजें आप महसूस कर सकते हो, मे बी आपके सामने एक कप है, तो आप उसका टेक्सचर महसूस करना शुरू कर दो। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उस 10 सेकेंड की विंडो को आपने ड्रॉप करना है। हम्म, और वंस ड्रॉप हो जाती है, तो आपका इमोशन अगर यहाँ था तो वो यहाँ आ जाता है, और उसी टाइम पे आपका दिमाग जो है वो मैं आसान लफ्जों में ये कहूंगी कि आपका दिमाग आपको जो है वो लॉजिकल रीजनिंग की कैपेसिटी देना स्टार्ट कर देगा। यानी कि आप देखोगे अच्छा इसके ऊपर इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, या मे बी उसको लॉजिकली आप जो है वो हैंडल कर सकते हो उस सिचुएशन को। और जो आपने मेरे से दूसरी चीज पूछी थी कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं सबसे सबसे पहले तो गुस्सा, पहली बात तो ये कि ऑफ कोर्स इट्स अ नेचुरल इमोशन, आता है, हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे मुझे टूल्स पता हैं। तो सबसे पहले जो मैंने यही बोला कि 5 चीजें जो आपको रूम में नजर आ रही हैं आप उनको गिने। फिर मैं दूसरी चीज क्या करती हूँ, 4 चीजें ऐसी होती हैं जो मैं उस टाइम पे सुन सकती हूँ। तो वो ये हो सकता है कि मुझे जो है वो बाहर ट्रैफिक की आवाज आ रही है, मैं उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं भी कोई बाहर से आवाज आ रही है उसके ऊपर करना शुरू कर देती हूँ। फिर 3 चीजें जो मैं महसूस कर सकती हूँ, तो कप हो गया, मेरे पास जो है ये एसी का रिमोट है, मैं इसको महसूस, उस टाइम तक मेरी जो है विंडो डाउन हो जाती है, एंड आई कैन ऑलवेज मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा जो है वो पॉज लेके फिर जो है वो रिस्पॉन्ड करूँ रादर देन रिएक्ट। ओके। Also it depends upon relationship. I think हमें sometimes सामने वाला बंदा, for example,
अब हम अपने दोस्त के ऊपर तो नहीं गुस्सा निकाल सकते, लेकिन इसी तरह हमारे क्लोज फ्रेंड्स में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हम उनको गुस्सा बहुत करते हैं, बट इट डिपेंड्स सम टाइम रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है। बट आजकल स्पेसिफिकली हमारे माशरे में जो मैंने देखा है, टॉलरेंस बहुत कम हो गई है और रिलेशनशिप रूम ज्यादा हो रहे हैं बजाय बनने के, ब्रेकअप्स ज्यादा हो रहे हैं, और चाहे वो कोई भी है। और सो आई थिंक हमें टॉलरेंस के ऊपर काफी काम करना चाहिए, और पॉजिटिवली मेल फीमेल्स दोनों को। और दूसरा बात आई थिंक कि हमारे यहाँ कुछ चीज़ों का पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज़ का यूज होता है। सो आई थिंक इसमें कुछ थोड़ा बहुत रोल मीडिया का भी है, मतलब मीडिया की पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत है, मीडिया की वजह से आज ये बात कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा नेगेटिव भी है कि हमें जो दिखाया जाता है टीवी ड्रामा में और इन चीज़ों में, शायद उसका भी हमारे यंगस्टर्स पे इफेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि मीडिया तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक डेवलपमेंट में, बच्चे की हो बड़े की हो, क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम किस चीज के अंदर गुजर रहा होता है, ज्यादातर तो मोबाइल में ही आजकल जो है इन्वॉल्व ऐसे होते ही हैं। अच्छी रात को बात है। सोते हैं तो हम मोबाइल देख रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो पहली चीज मोबाइल देखते हैं, रील्स या का बहुत असर होता है। तो उसके अंदर यही है कि बच्चों में जो एग्रेशन आ भी रहा है या फिर हम जो है वो देखते हैं, तो हमारी जो एक सोशल मीडिया की लाइफ है वो जी इल्यूजन जी। है। कोई भी शख्स जो है वो रोते हुए तस्वीर नहीं डालेगा अपने वैसे ही। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमेशा हंसते हुए ही डालते हैं। तो जब आप देखते हो ना, खुद आप डाउन होते हो, आप देखते हो अच्छा वो भी चला गया अमेरिका के ट्रिप पे, हाँ। अच्छा इसकी तरक्की हो गई, इसको भी ये हो गया, तो ऑटोमेटिकली यू विल फील डाउन, और आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी। आपको वो हर दिमाग, आप उस टाइम पे दिमाग जो है वो आपको हर वो चीज दिखाएगा जो तुम्हारे पास नहीं है। तो उस टाइम पे जो है वो फ्रस्ट्रेशन आती है। बट ऑलवेज मेक श्योर कि आप कॉन्शियस चॉइस अपनी करो कि आप जो चीज देख रहे हो क्या वो आपके लिए प्रोडक्टिव है या वो डिस्ट्रक्टिव है। तो ये आपके पास कॉन्शियस चॉइस होती है। मैं आपका शो भी देख सकती हूँ कि ओके, फीमेल एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, और मैं जो हूँ वो सास बहू के ये ड्रामे भी देख सकती हूँ, ये तो मेरी चॉइस है ना। तो वो चॉइस आपको ही करनी है, जो आप फीड करोगे अपने इस दिमाग को वैसा ही आपका बिहेवियर बनेगा, वैसे ही आपके थॉट्स बनेंगे। हम्म। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज वेरी शॉर्ट टाइम आपकी टॉक के लिए जो रखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल इनवाइट यू विद सम अदर टॉपिक एज वेल। So hope so इंशाल्लाह। our audience will enjoy our talk. See you next time inshallah. Thank you so much. इंशाल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच।